का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश क्लास चल रही थी और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका आपको काफ़ी समय से इंतजार था। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो एग्जाम में आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसे कहते हैं सेंट्रल आइडिया। तो बेटा, जो आज हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल जरूर मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह से आपको इस टॉपिक को समझना है। तो जो इंपॉर्टेंट आपके सेंट्रल आइडिया थे जिस पोइम के, आज बेटा उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह से उनको समझना है ताकि बेटा एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, आगे तो बेटा देखिए, पहली पोइम सामने दिखाई दे रही होगी आपको। क्या है? माई मदर एट 66। क्या है बेटा? यानी कि माई मिस मेरी या मेरा मेरी कुछ भी कह सकते हैं, एज विश। मेरी माताजी एट 66 यानी कि 66 साल की मेरी माँ। अब बेटा कवि का मानना है, क्या मानना है कवि का, बड़े ध्यान से समझना। और इसकी जो कवि है बहुत ही अच्छी है, कमला दास। कौन है बेटा? कमला दास एक इंडियन पोइट है बेटा हमारी। बहुत ही अच्छे अच्छे इन्होंने बेटा पोइम्स लिखी हैं, बहुत ही बढ़िया लेखिका हैं, ये कवित्री हैं। ठीक, तो क्या है माई मदर एट 66? तो इनका मानना ये है कि जब किसी की उम्र, किसी की आयु 66 यानी कि 66 साल की हो जाती है तो बेटा उसकी जो उम्र है वो पूरी हो चुकी है। यानी कि 66 के बाद व्यक्ति कभी भी जा सकता है, यानी कहा जाए तो उसका बेटा अंत समय चल रहा है जिसकी उम्र 66 हो जाती है। तो बेटा जो कुछ भी करना है 66 से पहले करिए। चलिए, तो बेटा सेंट्रल आइडियाज का हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही बढ़िया से समझना है। और बेटा लिखा हुआ है क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। किस पोइम का है? माई मदर एट 66। इसकी पोइट्स हैं कमला दास। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम बड़े ध्यान से समझना है। और ये जो सेंट्रल आइडिया है मैं गारंटी देता हूं कि एग्जामिनर ने एक बार पढ़ लिया, अगर एग्जामिनर ने एक बार पढ़ लिया पूरे 4 नंबर मिलेंगे आपको। रीजन, क्योंकि बेटा हमने इसको अपनी लैंग्वेज में लिखा है, उसके बाद फिर इसका बेटा ट्रांसलेट किया है। ठीक, चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो आंसर के रूप में देखिए द पोइम, पोइम में सभी जानते हैं क्या होता है, कविता। कौन सी कविता बेटा? माई मदर एट 66 यानी मेरी माताजी 66 साल की मेरी माँ। इज कंपोज्ड यानी इसको रचा गया है बाई पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोइटेस। किसके द्वारा बेटा? बाई पॉपुलर मीन्स विख्यात, प्रसिद्ध जिसको बोलते हैं। इंडियन माने भारतीय, इंग्लिश माने अंग्रेजी की, पोइटेस माने कवित्री। यानी कि इसको विख्यात भारतीय अंग्रेजी की कवित्री द्वारा रचा गया है। कंपोज्ड मीन्स क्या होता है बेटा? रचना, इस चीज को रचना। और राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। तो जो कविताएं होती हैं, जो कविताएं होती हैं बेटा वो रची जाती हैं, चुन चुन के शब्द रखे जाते हैं उसमें। कोई भी शब्द ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसमें भाव ना हो, इसीलिए इसे बेटा कंपोज्ड कहा जाता है। समझ गए होंगे। किसके द्वारा बेटा? कमला दास। तो कविता माई मदर एट 66 जो क्या है, एक विख्यात भारतीय इंग्लिश की कवित्री हैं कमला दास, उनके द्वारा बेटा इस कविता को क्या किया गया है? रचा गया है। आगे, इन दिस पोएम यानी कि इस कविता में क्या है देखिए बेटा, माई मदर एट 66 मेरी जो माँ है वो 66 साल की हो चुकी हैं। द पोइटेस कमला दास, कवित्री कमला दास, डेस्क्राइब्स माने क्या होता है बेटा? वर्णन करना। यानी कवित्री कमला दास वर्णन करती हैं अबाउट द ग्रीफ ऑफ सेपरेशन। किसका वर्णन करती हैं? अबाउट मीन्स लगभग या बारे में होता है। तो बारे में, किसके बारे में? द ग्रीफ माने कष्ट या दुख, ऑफ किस चीज का? सेपरेशन, बिछड़ने के दुख के बारे में वर्णन करती हैं। किस चीज के बारे में? कि अब उनकी माँ उससे क्या होगा? बिछड़ जाएंगी। 66 साल की उम्र हो गई है, कभी भी ऊपर जा सकती हैं, है ना? ऊपर जाते हैं। वैसे कहा जाता है कि व्यक्ति मरने के बाद ऊपर जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मरने के बाद नीचे जाता है। ठीक है ना? लेकिन जो भी बात है, एज यू विश,
जो जैसा कहता है उसकी बात सही है। ठीक, तो क्या है, तो कमला दास इस बात से दुखी हैं कि मैं अपनी माँ से अब क्या होगा, मैं बिछड़ जाऊंगी। आगे बेटा एक एक वर्ड मीनिंग को समझना है ताकि एग्जाम में जब आपको दिखाई दे आप इसको फौरन कर दें। सी सेज, वह कहती हैं, डेट माने की, सी माने वह, सेज माने कहती हैं, डेट माने की, वह कहती हैं कि माई मदर हैज बिकेम ओल्ड, वो क्या कहती हैं कि मेरी माताजी क्या हो चुकी हैं, मेरी माताजी बूढ़ी हो चुकी हैं। बिकॉज, क्योंकि सी हैड एंटर्ड इन द एज ऑफ 66, यानी कि वो 66 साल की अवस्था में प्रवेश कर चुकी हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरी जो माँ है वो पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी हैं। अब वो कहाँ, अब वो जाने की स्थिति में हैं। सो माने इसीलिए, यू नो, शी फील्स, पे महसूस करती हैं, दैट हर मदर विल डाई। अब देखो आगे नहीं आगे वही बात आ गई। और बेटा ये बात मैंने कहीं अपनी तरफ से नहीं ली है, ये बात आपकी बेटा पोएम में दी हुई है। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ सब कुछ उसमें दिया हुआ है। बेटा ये एक ऐसा सत्य है, एक बार यक्ष ने क्वेश्चन पूछे थे युधिष्ठिर से कि वो कौन सा सत्य है जिसे लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं। तो बेटा वो यही सत्य है कि एक दिन सबको क्या है, एक दिन सबको मरना है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। एक दिन सबको बेटा मरना है बट मरना कोई नहीं चाहता है। ये एक ऐसा सत्य है जो हमेशा पूरा होता है। तो मेरी बात समझ गए होंगे। शी फील्स, में महसूस करती हैं, डेट हर मदर विल डाई, कि उसकी माता जी मर जाएंगी, वेरी सून, बहुत जल्दी, कि उसकी माँ जो है बहुत जल्दी मर जाएंगी। इन दिस एज, इस अवस्था में, सी लुक्स वेरी, इन दिस एज में इस अवस्था में, मतलब उनकी जो कंडीशन है, सी लुक्स वेरी वीक एंड वेन, वो बहुत ही कमजोर और वेन मिस क्या होता है, वेन मिस बेटा वैसे पीला होता है और इसको हम फीका भी कह सकते हैं। कैसा, फीका। अब फीका से मतलब ये नहीं है कि सब्जी बनाई है नमक नहीं डाला है तो वो फीकी हो गई। फीके से मतलब कोई रंग नहीं है, यानी कि उनकी माँ की कंडीशन कैसी हो चुकी है, अब कोई रंग नहीं है, देखने में बहुत अच्छी नहीं लगती हैं, उनका जो फेस है ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं। और मैंने बेटा इसकी पोएम को आपको पढ़ाया था, और अच्छी तरह से इसको समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके बेटा देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से पूरी पोएम को डिस्कस किया है, बहुत ही बढ़िया तरह से, ठीक है। और अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो इसके बारे में, तो क्या है, वह बहुत ही कमजोर और पीली कह सकते हैं या फीकी पड़ गई हैं। शी लुक्ड आउट ऑफ हर कार ऑन द वे टू चेंज हर अटेंशन। शी लुक्ड, उसने देखा, आउट मीन्स बाहर देखा, ऑफ हर कार, किससे, अपनी कार से, वो कार से जा रही थी ना, हाँ स्टेशन पर जा रही थी, वो हवाई अड्डे पर जा रही थी कार से, तो कार से देखा, ऑन द वे, रास्ते में, टू चेंज हर अटेंशन, अपने ध्यान को क्या करने के लिए, हटाने के लिए, क्योंकि उनकी जो माँ थी उनके साथ बैठी थी और उनकी माँ जमाई ले रही थी। जमाई लेने से मतलब है उनको नींद सी आ रही थी तो उनका मुंह फट गया था। कैसे, जब बड़ा बूढ़ा व्यक्ति होता है तो मुंह में दांत नहीं होते हैं, और क्या होता है कि जब उसको नींद जैसी आती है, कभी आपने देखना कोई आपके घर में बड़े बूढ़े होंगे जिनके दांत ना हो बेटा, उनको जब नींद आ जाती है तो उनका मुंह ऐसा खुल जाता है और उनकी तरफ अगर आप गौर से देखोगे तो ऐसा फील होगा कि ये जा चुके हैं, ऐसा लगता है कि ये जा चुके हैं। तो बेटा उसको क्या नाम है, कमला दास को भी ऐसा ही फील हो रहा था कि उसकी माँ ऐसी लग रही थी कि उसकी माँ अब कंडीशन ऐसी लग रही थी, कार में बैठी थी कि जा चुकी हैं, तो वो अपने ध्यान को अपनी माँ से हटाना चाहती थी, इसीलिए खिड़की से बाहर देख रही थी। फ्रॉम हर फियर, यानी जो उनके अंदर भय था उस भय को कम करने के लिए क्या कर रही थी, वो अपने ध्यान को उनसे हटाना चाहती थी। सी सॉ, उन्होंने देखा, डेट यंग ट्रीज, यानी कि जो जवान पेड़ हैं, जो युवा पेड़ हैं, वर रनिंग, दौड़ रहे थे। आपने देखा होगा कभी बस में सफर किया हो, कार में, जब तेज चल रही हो गाड़ी तो पेड़ ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे को भाग रहे हैं, ऐसा फील होता है कि पेड़ पीछे को भाग रहे हैं।
तो वो यही बात कही जा रही है कि सी सॉस ने देखा डेट की यंग ट्रीज वर रनिंग, कि जो युवा पेड़ थे ज़्यादा पीछे भाग रहे हैं, वेरी फास्ट बहुत तेजी से, एंड द चिल्ड्रन वर हैप्पी, और बच्चे बड़े खुश थे, बच्चे खेल रहे थे, बड़े खुश थे। तो कवित्री इस चीज़ को फील कर रही हैं कि बचपन में कितने खुश होते हैं, फिर हम खुश होते जाते हैं, और फिर जब बुढ़ापा आ जाता है तब कंडीशन क्या होती है। चलिए बेटा, अभी आप इस चीज़ पर ना ध्यान दें, अभी आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि इंटरमीडिएट में एक अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करके कुछ आगे बढ़ना है, और वो स्टेज तो सबकी आनी है। चलिए बेटा, वैन माने जब, सी रीच्ड द एयरपोर्ट, जब वो हवाई अड्डे पर पहुंची, विद हर मदर, किसके साथ, अपनी माँ के साथ जब हवाई अड्डे पर पहुंची, हर मदर वाज लुकिंग वेरी वीक, उनकी माताजी बड़ी कमजोर दिखाई दे रही थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उनका स्वास्थ्य कैसा लग रहा था, टूटा हुआ। टूटे हुए से मतलब ये है कि कंडीशन से व्यक्ति जब कमजोर दिखता है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि इसका स्वास्थ्य खराब है, टूटा हुआ है, कंडीशन से लुकिंग। सो इसीलिए द पोइटेज लुक्ड, इसीलिए कवित्री ने देखा, अगेन हर सैड, इसलिए कवित्री ने फिर से देखा उनको, हर सैड, दुखी देखा, सीइंग हर सैड फेस, उनके दुखी चेहरे को देखा, जब उनका चेहरा देखा बड़ा दुखी दिखाई दे रहा था। अब दुखी तो देगा ही, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, जो लुक था सब जा चुका था, कंडीशन 66 की हो गई थी। अभी मैंने बताया था 66 क्या होता है, 66 हमारा एक समय होता है कि हम उस स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं जिसमें प्रभु कभी भी पुकार सकते हैं। सी यू सून, सी माने देखूं, यू माने तुम्हें, सून माने जल्दी, अम्मा। तो हर सैड फेस, उनके दुखी चेहरे को देखा, सी यू सून अम्मा। सी स्माइल्ड अगेन, फिर से मुस्कुराई, एंड अगेन टू गिव हर ए स्माइल, और मुस्कुराते हुए उसे एक स्माइल दी। एंड द अदर हैंड, और दूसरी ओर मदर गॉट सेटिस्फैक्शन बाय द पोएट फेयरवेल, और दूसरी ओर जो उसकी माँ थी उसने भी उसको क्या दिया, संतोष दिया, सेटिस्फैक्शन दिया, संतोष दिया, बाय द पोएट फेयरवेल। जब कवित्री विदा हो रही थी तो उसकी माँ ने भी उससे क्या दिया, उसको सेटिस्फैक्शन दिया, अच्छा धन्यवाद दिया कह सकते हैं, सुझाव दिया जब वो उससे विदा हो रही थी। ठीक बेटा, तो ये था बेटा सेंट्रल आइडिया, बहुत ही अच्छी तरह से इसको याद करना है, बहुत ही बढ़िया तरह से, ताकि एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए बेटा अगला देखते हैं। चलिए बेटा, ये आ गई आपकी दूसरी पोएम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम कह सकते हो या स्लम कह सकते हो, जो गंदी बस्तियां होती हैं। स्टीफन स्पेंडर इसके बेटा पोइट हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, बड़े ध्यान से समझना है इसको भी बेटा। तो इसमें बताया गया है कि जो झुग्गी झोपड़ी होती है उसमें जो बच्चे रहते हैं उसके बारे में बताया गया है कि वो बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, उनका जीवन ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और वो बाहर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, उनकी तो वही दुनिया होती है। इसके बारे में बताया है, कवि ने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। चलिए बेटा एक बार देख लेते हैं। इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, द पोएट स्टीफन स्पेंडर हैज डिस्क्राइब्ड, यानी कि जो आपकी पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, कभी स्टीफन स्पेंडर डिस्क्राइब वर्णन करते हैं अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की दयनीय दशा के बारे में वर्णन करते हैं। यानी वहां जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी दशा कैसी थी, बड़ी दयनीय थी। हु लिव इन स्लम, कहाँ रहते थे बेटा वो, झुग्गी झोपड़ी, जो मलिन बस्तियां थी, जो गंदी बस्तियां थी, उनमें बेटा वो रहते थे। ही सेज, वह कहते हैं, दैट माने की,
दीज चिल्ड्रन आर फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज, यानी कि ये जो बच्चे थे सामना कर रहे थे मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी कठिनाइयाँ कह सकते हैं, परेशानियाँ कह सकते हैं। तो ये बच्चे बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे थे। बिकॉज माने क्योंकि दे आर वेरी पुअर, क्योंकि बेटा वे बहुत ही गरीब थे। कैसे थे? वे बहुत ही गरीब थे। एंड इलिटरेट, और कैसे थे बेटा? निरक्षर जिनको बोलते हैं। बट लेकिन देयर मेन प्रॉब्लम इज द पॉवर्टी, और बेटा उनकी जो मुख्य समस्या थी वो क्या थी बेटा? पॉवर्टी। यू नो पॉवर्टी मिस होता है बेटा गरीबी, आप सभी जानते हैं पॉवर्टी मिस क्या होता है? गरीबी। तो बेटा क्या थी? यदि वो गरीब नहीं होते तो सब कुछ सही था। गरीबी के कारण ही बेटा उनकी ये कंडीशन थी कि वो ठीक से पढ़ नहीं पाए, ना उनको अच्छा भोजन मिलता था, ना ही अच्छे कपड़े मिलते थे। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, और ऐसे बच्चे जल्दी जल्दी बीमार भी होते हैं बेटा। दे आर वेरी सैड, वे बहुत दुखी हैं। एंड ट्रबल्ड, और परेशान। कैसे थे? वे बहुत ही दुखी और परेशान हैं। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मनी, किसके कारण बेटा? पैसे की कमी के कारण। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी, यानी पैसे की कमी के कारण उनकी कंडीशन कैसी है? वे बहुत ही गरीब हैं। सो इसीलिए दे आर फिजिकली वेरी वीक, इसीलिए बेटा वो शारीरिक रूप से, फिजिकली होता है शारीरिक रूप से, तो शारीरिक रूप से भी वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। एंड दे आर लुकिंग लाइक वीक, वे बहुत ही कमज़ोर दिखाई देते थे। एंड देयर फेसेस, और उनके जो चेहरे थे बेटा हैड बीन पेल, कैसे थे? पीले पड़ चुके थे। तो मैंने आपको बताया था कि उनके चेहरे कैसे थे? उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। रीज़न, क्योंकि जब किसी को अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, उसको ठीक प्रकार से डाइट नहीं मिलेगा, तो कंडीशन सिंपल सी बात हो जाती है बेटा। बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट गेट प्रॉपर फूड, वही बात आ गई जो मैंने कही थी, क्योंकि बेटा उनको उचित भोजन नहीं मिलता था। सो माने इसीलिए दे आर फेसिंग ए हार्ड टाइम, इसीलिए बेटा वो बड़ा कठिन समय बिता रहे थे, कठिन समय का सामना कर रहे थे। ड्यू टू, इसके कारण पॉवर्टी, गरीबी के कारण बेटा वो अपना जो समय था बड़ी मुश्किल से बिता पा रहे थे। सो माने इसीलिए, वी कैन से, बेटा हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं ट्रूली, सत्य रूप से, द स्टोरी ऑफ स्लम्स, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनकी कहानी आर देम सेल्फ ए हेल, स्वयं में क्या होती है बेटा? एक नर्क होती है। यानी उनका जो जीवन होता है, उनके जीवन की जो कहानी होती है, स्वयं में क्या होती है बेटा? एक हेल, एक नर्क होती है। तो आप समझ गए होंगे इसको बेटा, बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही बढ़िया तरह से याद कर लीजिए। ऐसे याद कर लीजिए जैसे ही आपको एग्जाम में दिखाई दे और आप इसको फौरन लिख दें। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा, कीपिंग क्वाइट। क्या है बेटा? तीसरी पोएम है आपकी कीपिंग क्वाइट। इसका मतलब सभी जानते हैं, कीपिंग क्वाइट में शांत रहना होता है बेटा। पैब्लो नेरूडा इसकी हमारी पोइट है, पैब्लो नेरूडा। बहुत ही, ये भी कहानी बड़ी अच्छी है बेटा, और बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है, बढ़िया तरह से। यानी कि कोई जब काम करें हम, तो बेटा शांत रूप से करना चाहिए। पहले काम को करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, और बड़े हिसाब से बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। और मेरे हिसाब से कहा जाए तो बहुत ही अच्छी पोएम है। डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं पहले हम, अब तो बेटा हम एग्ज़ाम के बेस से आपको इसको हम पढ़ा रहे हैं, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर सकें और एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक, और बढ़िया तरह से बेटा हम जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उस पर भी हम बहुत अच्छी तरह से PYP यानी प्रीवियस ईयर के पेपर को पूरा डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह समझना है। तो बेटा आप थोड़ा सा
फाइनेंशियली न सोचें और उसको आप ज्वाइन कर लें हमारा क्रैश कोर्स को, तो आपकी जो तैयारी है बहुत बढ़िया होगी। चलिए बेटा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। दिस पोइम कीपिंग क्वाइट, यानी यह कविता कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाई पेब्लो नेरूडा। किसके द्वारा कंपोज की गई बेटा? पेब्लो नेरूडा के साथ कंपोज की गई है। इन दिस पोइम, यानी कि इस कविता में द पोइट सजेस्ट, कवि सुझाव देते हैं दैट कि ही विल काउंट, वह गिनेंगे टू 12, कहाँ तक गिनेंगे? वह 12 तक गिनेंगे। एंड एवरीबॉडी विल बी केप्ट स्टिल, और प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति शांत रहेगा। ये कितनी अच्छी बात कही है कि मैं 12 तक गिनूंगा और सभी बच्चे क्या रहेंगे? सभी बच्चे शांत रहेंगे। मैं 12 तक गिनूंगा, यानी वह 12 तक गिनेंगे और सभी बच्चे शांत रहेंगे, प्रत्येक शांत रहेगा। ही सजेस्ट, वह सुझाव देते हैं दैट की ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर, ऑन द अर्थ मीन्स क्या है? पृथ्वी पर। एट आवर लिविंग प्लेस, जहां पर भी, एट आवर लिविंग प्लेस, जहां पर हमारा जीवन है, जीवन का स्थान है। वी शुड बी साइलेंट, हमें चुप रहना चाहिए। एंड मोशनलेस, और कैसे? गतिहीन होना चाहिए। फॉर ए फ्यू मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। यानी कि जो हमारा जीवन का जीने का स्थान है, वहां पर हमें क्या करना है? वहां पर हमको बेटा शांत रहना है, बिल्कुल चुपचाप शांत रहना है। और कैसा है? मोशनलेस, गतिहीन रहना है कुछ क्षण के लिए। ही आस्क्स, वह कहते हैं या पूछते हैं, ऑल द ह्यूमन बींग्स, यानी जो भी मनुष्य हैं, जो भी मनुष्य प्राणी हैं, टू स्टॉप ऑल वर्ल्डली एक्टिविटीज, यानी जो भी मनुष्य हैं उनको रोकना चाहिए। ऑल वर्ल्ड, जो भी सांसारिक कार्य हैं उन्हें को रोक देना चाहिए। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। यानी मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है उन कामों को बेटा कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। आगे, एंड स्पेंड ए फ्यू मोमेंट इन क्वाइट, और बेटा अपना कुछ समय, कुछ क्षण शांति के साथ, शांति में बिताने चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि अंतर अवलोकन, अपने अंदर अवलोकन करना चाहिए। हम कोई कार्य करते हैं तो बेटा उसके बारे में सोचते हैं, आत्मा से पूछते हैं कि ये काम हम सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। तो आत्मा हमारी कहती है काम सही होगा तो सही कहेगी, गलत होगा तो गलत, क्योंकि मन कुछ और कहता है, आत्मा कुछ और कहती है। आपने फील किया होगा इस चीज़ को बेटा, मैं आपको बता देता हूँ कि कभी बचपन में आपने फील किया होगा कि जब आपसे कोई गलती हो जाती है, गलती से आप कोई चोरी फोरी कर लेते हैं, तो मन कहता है कि इसको छुपा ले, रख ले, इसको बाद में यूज कर लेना। आत्मा कहती है नहीं, इसको वापस कर दे, अगर पकड़ा गया तो बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा, हो सकता है पिटाई हो तो बॉडीली परेशानी भी होगी। तो इस चीज़ को कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो मन होता है वो हमेशा इजी कार्य के लिए प्रेरित करता है, और आत्मा जो है बेटा हमारे हमेशा अच्छे और कठिन कार्य के लिए हमें बताती हैं। इट विल हेल्प, यह सहायता करेगी आत्मा ने हमारी टू अंडरस्टैंड, समझने में, अवर सेल्फ, स्वयं को, यानी स्वयं को समझने में हमारी सहायता करती है। वी आर ऑलवेज इन हरी, हम हमेशा किस में रहते हैं बेटा? हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। कोई भी काम करेंगे तो कैसे करेंगे? जल्दी जल्दी करेंगे। तो हम हमेशा किस में रहते हैं? जल्दी में रहते हैं। ही सैड, उसने कहा, डैट स्टिलनेस, यानी कि शांत रहना, एंड साइलेंस, और चुप रहना, विल हेल्प मैन इन मेकिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल understanding among human being. That's why the poet has discussed to make the peace and silence in the poem.
ही सेड, उसने कहा, डेट की स्टिलनेस एंड साइलेंस यानी चुप रहना और शांत रहना, विल हेल्प मैन इन मेकिंग, बनाने में सहायता करते हैं, फीलिंग ऑफ म्यूचुअल, जो हमारा आपसी संबंध होता है उसे बनाने में हमारी सहायता करते हैं। डेट इज वाई, इस प्रकार हम कह सकते हैं, द पोएट है डिस्कस्ड, कवि वार्तालाप करते हैं, डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, टू मेक द पीस, क्या, शांति बनाने के लिए, एंड साइलेंस, और मौन रहने के लिए, इन दिस पोएम, इस कविता में। इसीलिए कवि कहता है कि शांति बनाए रखने के लिए, मौन रहने के लिए इस कविता में उसने कहा है। ठीक, तो बेटा ये आपकी थी तीसरी पोएम। एक पोएम और बची हुई है, उसको भी दें, और लास्ट बचा है बेटा आपका, हाँ जी बेटा लास्ट है। तो बेटा 4 आपकी क्या हो जाएंगी, हाँ 4 हो जाएंगी बेटा आपकी। चारों में से एक 100% मिल जाएगा, मेरा दावा है, कोई रोक नहीं सकता। ठीक, चलिए, कोई नहीं रोक सकता, जो मैंने कह दिया 100% बेटा एक मिलेगा। चलिए बेटा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक थिंग एक वस्तु कह सकते हैं, और ब्यूटी सुंदरता की एक चीज या सुंदरता की एक वस्तु कह सकते हैं। जॉन कीट्स बेटा इसके क्या है, पोइट हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम बड़े ध्यान से समझना है। एग्जाम में बेटा कितने नंबर का आता है हम बता चुके हैं, ये 4 मार्क्स का आता है, और एक क्वेश्चन बेटा 6 मार्क्स का आता है इसमें। इसमें आपका एक स्टैंजा दिया होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, हम पहले बता चुके हैं। तो ये आपकी जो पोइट्री है बेटा वो 10 मार्क्स की आती है। कितने की बेटा, ये पोइट्री आपकी 10 नंबर की आती है, बड़े ध्यान से इसको समझना है। चलिए शुरू करते हैं। द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम। तो कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम कैसी है, सबसे महत्वपूर्ण कविता है एक। आगे, इट इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, जिसे किसके द्वारा रचा गया है बेटा, जॉन कीट्स के द्वारा रचा गया है। ही इज द बेस्ट पोइट ऑफ हिज टाइम, यानी कि ये जो थे बेटा अपने समय के एक बहुत अच्छे क्या थे, एक बहुत अच्छे पोइट थे। कब, अपने समय के बहुत अच्छे कवि थे ये। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स, कवि बताता है, अस्मा ने हमको, इस कविता में कवि हमको बताता है, दैट कि द ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी सुंदर जो चीजें होती हैं, आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी जो सुंदर चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, वो सोर्स होती हैं, वो स्रोत होती हैं किस चीज का, ऑफ ग्रेट, महान, किस चीज का महान, आगे देखिए, जॉय, महान जॉय यानी आनंद और खुशी। तो कह सकते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो बड़े आनंद और बड़ी खुशी का स्रोत होती हैं। क्लियर, चलिए, सो माने इसीलिए, द ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर जो वस्तुएं हैं, सुंदर जो चीजें हैं, आर वर्थ, क्या है, एक खजाना है, एक मूल्यवान खजाना, कीमती कह सकते हैं या मूल्यवान कह सकते हैं, एक कीमती खजाना है। ट्रेजर में क्या होता है, खजाना कह सकते हैं। तो एक मूल्यवान खजाना है, विद द पासिंग ऑफ टाइम, यानी बीतते समय का क्या है, एक महत्वपूर्ण खजाना है। जो समय बीतता जा रहा है बेटा उसका क्या है, एक महत्वपूर्ण खजाना है, एक ट्रेजरिंग है। द स्वीट मेमोरी ऑफ ब्यूटी, यानी कि स्वीट मेमोरी, मधुर यादगार, किसकी, ब्यूटी माने सुंदरता की, सुंदरता की जो मधुर यादगार है, बिकम मोर जॉयफुल, कैसी बन जाती है, बड़ी आनंद में बन जाती है, बड़ी सुखदाई, बड़ी खुशीदायक बन जाती है। फाइनली माने अंत में, वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट क्रिएशन ऑफ द गॉड, यानी कि भगवान की जो रचना है, क्रिएशन ऑफ गॉड क्या है, भगवान की रचना है। प्रोवाइड माने हमें प्रदान करती हैं, स्ट्रोंगनेस, शक्ति को प्रदान करती हैं, एंड हैप्पीनेस, और खुशी या आनंद को प्रदान करती हैं।
विच थिंग्स, जो वस्तुएं, आर अराउंड अस, जो वस्तुएं हमारे चारों ओर फैली हुई हैं, वो क्या करती हैं बेटा, हमें शक्ति और क्या प्रदान करती हैं, खुशी प्रदान करती हैं। टू मेक अस फील हैप्पी, क्या करती हैं बेटा, जो चारों ओर चीजें हमारे फैली हुई हैं, टू मेक माने बनाती हैं, अस माने हमको, फील हैप्पी हमें खुशी का अनुभव कराती हैं। क्या कराती है, हमको खुशी का अनुभव कराती हैं। बिकॉज, क्योंकि, नॉलेज, नॉलेज मिस होता है बेटा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान, एंड मोरल थिंग्स, और नैतिक वस्तुएं, ज्ञान और नैतिक वस्तुएं इस माने हैं द बेस्ट बर्थ, बड़ी मूल्यवान हैं। कैसी हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हैं, बहुत ज़्यादा मूल्यवान हैं। विच माने जो, गिव माने देती हैं, ए जॉय माने एक आनंद कह सकते हैं, जो हमें एक खुशी या एक आनंद देती हैं। इट बिकम्स फॉर एवर इन इट्स माइंड, इट बिकम्स, यह रहती हैं, फॉर एवर माने हमेशा के लिए, यह हमेशा के लिए रहती हैं, बैठ जाती हैं, इन इट्स माइंड, उसके मस्तिष्क में, या कह सकते हैं हमारे मस्तिष्क में। तो ये बातें हमारे मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। ठीक, चलिए बेटा, ये आपका बेटा चौथी पोइम भी कंप्लीट हो चुकी है, और हमने आपको बताया था बेटा 4 पोइम को ही डिस्कस करेंगे, और हमने आपसे कहा था बताइए बेटा इसमें कोई समस्या तो नहीं है, क्लियर है। चलो बेटा, अच्छी बात है। तो बेटा इन चारों सेंट्रल ऐड को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। मान लीजिए मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूं कि एग्जाम में आपको 100% मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। हाँ बेटा, पीडीएफ मिलेगी इसकी। चलिए बेटा, कोई समस्या तो नहीं है। ठीक, बहुत अच्छे। वीडियो को सही बच्चे बेटा लाइक करके जाएंगे।